Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 24th of July 2023. ये हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन रहेगा जिसमें हम एडिटोरियल, ओपिनियन, एक्सप्लेनर और इसी तरह के रिलेटेड सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। और साथ ही पार्ट टू में हम जो इन एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाले पार्ट में जो भी वोकेबुलरी है यूज हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है डाउनहिल ड्राइविंग, shrinking trade volumes pose a risk for this year's growth hopes. The article is written in the context of the declining trade of India. Both export and imports have declined in comparison to last year for this quarter of April to June 2023. और यहाँ पे ऑथर ने बताया कि अगर कंपैरिजन में देखें तो जो 2022-23 में $775 बिलियन का हमारा जो एक्सपोर्ट था अप्रैल टू जून वाले पीरियड में, वो 450 बिलियन डॉलर का जो था लास्ट ईयर इसी पीरियड में, वो अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है 15.1% से। और ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें पिछले 8 महीनों में, तो उसमें भी लगभग 22% ड्रॉप जो है वो देखने को मिला है। इंपोर्ट्स में भी ऑथर ने बताया है कि इंपोर्ट्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला है और लगभग 12.7% जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। और मेनली जो डिक्लाइन का रीजन बताया ऑथर ने, वो बताया कि जो लोअर कमोडिटी प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में, वो है क्यों, क्योंकि अगर पिछले साल कंपेयर करें तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्राइसेस जो है वो काफी हाई हो गए थे, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट बिल था वो 44.5% बढ़ गया था। बट अब जो है कमोडिटी प्राइसेस क्योंकि लोअर है, तो इस वजह से जो इम्पोर्ट बिल में है उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। और फिर ऑथर ने ये भी बताया है कि जो डिक्लाइन है नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स में, वो काफी एक्सेलरेट हुआ है। जो मई में 2% था वो एक्सेलरेट होके जून में 16.7% के आसपास हो गया है। ठीक है। फिर ये भी बताया ऑथर ने कि ओवरऑल तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है एक्सपोर्ट्स में, लेकिन एक आध ब्राइट स्पॉट्स भी है, मतलब एक दो सेक्टर ऐसा भी है जिसमें ग्रोथ देखने को मिली हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला सेक्टर है। इसमें जो है क्या है, हमारा एक्सपोर्ट अभी भी राइज पे है। ठीक है। कुछ सजेशंस भी दिए हैं ऑथर ने। फर्स्ट है कि इंडियन पॉलिसी मेकर शुड रीडबल एफर्ट्स टू इम्प्रूव कम्पिटिटिवनेस विज़ राइवल सच एज वियतनाम, क्योंकि जो भी राइवल्स हैं हमारे, उनके उनको ध्यान में रखते हुए जो अपने कम्पिटिटिवनेस है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। दूसरा ऑथर ने बोला है कि कीप अ क्लोजर वॉच ऑन डाइवर्जेंट ट्रेंड्स इन द डिफरेंट मार्केट्स, क्योंकि डाइवर्सिटी है मार्केट्स में तो आपको विजिल रहना पड़ेगा। थर्ड इज हेल्प एक्सपोर्टर्स कैप्चर इंक्रीमेंटल इवन इफ फ्रैक्शनल ग्लोबल डिमांड, जो भी ग्लोबल डिमांड है उसको कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। तो ये सजेशंस ऑथर ने दिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सबवर्टिंग मैंडेट। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है जो थाईलैंड में अभी इलेक्शंस हुए हैं उससे रिलेटेड है। थाईलैंड्स मिलिट्री शुड रेस्पेक्ट द पॉपुलर वोट और रिस्क टर्मोइल। बेसिकली क्या हुआ है कि जो थाईलैंड में इलेक्शंस हुए हैं उसमें जनता ने जो है रिफॉर्मिस्ट जो पार्टी थी उनको चुना है, लेकिन उनको जो है गवर्नमेंट बनाने से जो है वो रोका जा रहा है। तो इसमें ये देखिए थाईलैंड में 750 मेंबर्स की जो है बाई कैमरल पार्लियामेंट है, जिसमें 500 इलेक्टेड एमपीज होते हैं और 250 सीनेटर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं मिलिट्री के द्वारा। और किसी भी कैंडिडेट को कम से कम 376 लॉ मेकर्स का सपोर्ट चाहिए होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो केवल 13 वोट्स मिले उनको सीनेट से, मतलब मिलिट्री वाले पार्ट से। तो जो मिलिट्री है वो उनके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक है वो सपोर्ट में है कि रिफॉर्म किया जाए। ठीक है ना। ऑथर ने फिर ये भी कहा है कि द मे इलेक्शंस रिजल्ट्स वर एन अपॉर्चुनिटी फॉर द जनता टू शीड पावर टू ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेकिन क्योंकि बार बार ब्लॉक किया जा रहा है गवर्नमेंट बनाने से और उनको पार्लियामेंट में आने से सस्पेंड किया, बार बार पार्लियामेंट बनती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यानी कि जो मिलिट्री है वो कहीं भी रिफॉर्म्स लाने के फेवर में नहीं है, क्योंकि उनका रूल जो मिलिट्री रूल है वो कहीं ना कहीं उसको चैलेंज हो रहा है। ठीक है ना। ऑथर ने इसको कंपेयर किया है म्यांमार मॉडल से। आप देखें कि 2021 में म्यांमार में भी काफी अनरेस्ट और मिलिट्री कू देखने को मिला था। ठीक है ना। वहां पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया गया था और जिसकी वजह से सिविल वॉर जो है वो एरप्ट हो गया था। तो फाइनली ऑथर ने कहा है थाई अपोजिशन शुड स्टे यूनाइटेड इन द फेस ऑफ द मिलिट्रीज प्रेशर टैक्टिक्स एंड कंटिन्यू टू पुश द सीनेट
टू सपोर्ट द कैंडिडेट हु हैज द बैकिंग ऑफ मोस्ट इलेक्टेड लॉ मेकर्स। तो यानी कि जो भी पब्लिक है और जो जो पार्टीज हैं उनको सबको यूनाइट होना चाहिए ताकि एक जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ सके। बढ़ते हैं अपने लीड आर्टिकल की तरफ। डायलेमाज ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशंस। ग्रेट पावर एम्बिशंस, यहाँ पे ऑथर हैं हमारे हैप्पी मोहन जैकब्स, ठीक है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ाते हैं JNU में। और यहाँ पे जो बेसिकली इशू डिस्कस हुआ है वो ऑथर कह रहा है कि देयर आर टू फैक्शंस, वन फैक्शन फेवर्स दैट ग्रोइंग पावर इंटरनेशनली, जो इंडिया की है उसको फेवर कर रहा है, और जो दूसरा फैक्शन है वो ये कह रहा है कि हमें ग्लोबल पावर नहीं बनना इंटरनेशनल में, हमें जो हमारे डोमेस्टिक जो अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं लाइक पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, या हमारे जो डेस्टिट्यूट्स हैं उन सब के ऊपर ध्यान देना है और पहले उनको सुदृढ़ करना है, उसके बाद हमें जो है वो बेटर वर्ल्ड बनाने की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि इट इज अ फाल्स बाइनरी। क्यों? क्योंकि ऑथर हैज सेड इग्नोरिंग और डिसमिसिंग द ग्लोबल कंसिक्वेंसेस ऑफ राइजिंग इंडिया पावर इज अनवाइज। अनवाइज क्यों कहा है? क्योंकि by doing so without being rooted in the realities of the country's inherent limitations would be a strategic blunder। तो दोनों में से आप कोई सी भी चीज को जो है छोड़ नहीं सकते, ये ऑथर का कहना है कि ना तो आप इंटरनेशनल जो पावर है उसको आप छोड़ सकते हैं और ना ही जो इनहेरेंट लिमिटेशन है आपकी कंट्री के अंदर उनको ही आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे कंपैरिजन किया है 1991 का और 2023 का, तो थोड़े से मैं इसको बता देते हैं। 1991 में आपको पता होगा LPG रिफॉर्म्स का टाइम था, इसके बाद LPG रिफॉर्म्स आए थे। तो उससे पहले की सिचुएशन ये थी कि हमारा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो काफी लो था, जो नॉमिनल GDP थी वो भी काफी लो पे थी, और जो पॉवर्टी थी वो काफी हाई थी। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर वार के फियर्स थे, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान के क्लैश के चांसेस थे, और जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो जो वायलेंस था वो अपने पीक पर था। इंडिया के जो ट्रस्टेड पार्टनर था सोवियत यूनियन, उसने जो है स्टैंड उसके साथ भारत के स्टैंड रिलेशंस हो गए थे, और दूसरी तरफ जो US के साथ थे उसके साथ भी अच्छे रिलेशंस इंडिया के उस टाइम पे नहीं थे, ठीक है ना। तो ये पूरी उस टाइम की सिचुएशन को ऑथर ने एक तरह से हाईलाइट किया है। वहीं अगर हम आज की डेट में 2023 प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करते हैं तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप देखेंगे कि $600 बिलियन पार कर चुका है, ठीक है ना। और पाकिस्तान के वार जो है वो कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हाँ, ये जरूर है कि चाइना ने उसका स्थान ले लिया कि हमें लगता है कि चाइना के साथ वार हो सकती है, बट ऐसा कुछ अभी हाल फिलहाल फ्यूचर में तो पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, ठीक है। फिर अगर हम फॉरेन पॉलिसी की तरफ देखें तो उसमें भी काफी ऑप्टिमिज्म है, ठीक है ना। जो भी इनिशिएट हुए थे 1991 में रिफॉर्म्स, आपको याद होगा इकोनॉमिक क्राइसिस हमने फेस की थी 1991 में, तो उससे GDP में ग्रोथ मिली है और पॉवर्टी रिडक्शन में भी काफी हेल्प हुई है, ऑथर ने ये बताया है। और अगर अभी हाल की बात करें तो इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नॉमिनल GDP जो है वो लगभग $4 ट्रिलियन जो है वो बहुत जल्दी टच कर जाएगी, ठीक है ना। और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज है वर्ल्ड में अभी, ठीक है, और लगभग हमारे पास 100 न्यूक्लियर वेपन्स है। तो दूसरी बात, US का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो चुका है। उस टाइम पे US के साथ हमारी स्टैंड रिलेशन है, बट अगर आज की बात देखें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया क्लोजेस्ट फ्रेंड में से एक है US, ठीक है ना। और जो पावरफुल कंट्रीज है वर्ल्ड में उनके साथ भी इंडिया है उसकी रिलेशनशिप काफी काफी अच्छी है, ये ऑथर ने बताया है, ठीक है। तो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द पिवटल स्विंग पावर्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम। जितने भी आप चाहे IMF देखो, चाहे वर्ल्ड बैंक देखते हैं हम, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक देखते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देखते हैं, सब में ही इंडिया की पोजीशन काफी अच्छी है। ISA देखें तो इंडिया और फ्रांस ने ही मिलकर एक तरह से बनाया है। तो इन सब इंटरनेशनल जो भी सिस्टम्स हैं जो प्रेजेंट टाइम के हैं उन पे इंडिया की पोजीशन काफी अच्छी है, ठीक है ना। अनदर थिंग जो आर्टिकल में हाईलाइट की गई वो ये की है कि जो इंडिया ने लैंग्वेज यूज की है मीडिएशन की ग्लोबल क्राइसिस में, ठीक है ना, और एक ब्रिज का काम किया है नॉर्थ और साउथ को और ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने का, वो कहीं ना कहीं इंडिया की पावर को दर्शा रहा है, ठीक है ना। और इंडिया एक मेजर पोल की तरह उभरा है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो नेशनल पावर है वो इंक्रीज हुई है ड्रामेटिकली, ठीक है ना। और सिस्टम शेपिंग कैपेबिलिटीज और इंटेंशंस के साथ हमने जो है इसमें हिस्सा लिया है, ठीक। ग्रेट पावर स्टोरी की दूसरी साइड भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो जरूर है, लेकिन जो हमारी पर कैपिटा GDP पर कैपिटा है वो बहुत कम है। अगर देखें तो सिर्फ
$47 है 2021 में, जो कि बांग्लादेश से भी कम है, ठीक है ना। लेकिन ऑथर ये भी कह रहा है कि जीडीपी और मिलिट्री स्ट्रेंथ का कंट्री के वेलबींग या सिटीजन से आप उसको ना जोड़ें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। फिर कुछ चैलेंजेस बताए हैं, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं, गवर्नेंस इश्यूज हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव जरूर हुआ है, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने में अभी भी आपको ब्राइब का ही सहारा लेना पड़ता है, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है ना। दूसरा, अभी रिसेंट का एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने कि 2 दिन अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो नेशनल कैपिटल है वो डूब जाता है, ठीक है ना। और ये कोई एक सीजनल इशू नहीं है, ये ईयर ऑन ईयर का इशू है। फिर रीजनल इश्यूज हैं, कास्ट, एथनिक एंड रिलीजियस डिविजन जो है वो वायलेंस देखने को मिलता है, वो सारे हैं। डोमेस्टिक चैलेंजेस तो हैं ही, जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सब है, ठीक है ना। ये देखिए ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि सबसे जो मेन कंसर्न है पॉलिटिकल क्लास का, वो है रिड्यूस सॉरी टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं मेजर चैलेंज अभी भी है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने ये भी कहा है कि अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी वीक रहेगी तो वो कहीं ना कहीं जो एडिकेट रिसोर्सेज एलोकेट होने फॉरेन पॉलिसी को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो भी कहीं ना कहीं कम हो, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका रिसोर्सेज हैं वो तो आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में ही यूज हो जाते हैं। अगर हम प्रेजेंट बजट की भी बात देखें तो उसमें भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसको जो अलोकेट किया गया बजट में वो भी मेगर अमाउंट किया गया, और सिर्फ 0.44% जो है बजट का वो एमईए को दिया गया है। लेकिन हमारे एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में या ग्लोबल लेवल पे एक मेजर प्लेयर के रूप में उभर के आए, लेकिन जो एमईए को फंड अलोकेट किया जाता है बजट में वो काफी कम है, तो उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी बात, ग्लोबल रिलेशंस पे या ग्लोबल पोजीशन को सुधारने के लिए क्यों जोर दिया ऑथर ने, तो उसके कुछ कारण बताए। उसने ये कहा है कि इफ यू आर नॉट ए रूल शेपर यू आर ए रूल टेकर। अगर आप रूल्स नहीं बनाएंगे, आप शेप नहीं देंगे रूल्स को ग्लोबल लेवल, तो जाहिर सी बात है जो ग्लोबल लेवल पे रूल्स बनेंगे आपको कहीं ना कहीं वो लेने पड़ेंगे, मतलब अनइंटेंशनली आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं लगेगी कि आप शेप कर इन्फ्लुएंस कर सकें या शेप कर सकें जो भी ग्लोबल ऑर्डर है उसको। लेकिन अगर आप एक ग्लोबल पावर के रूप में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस भी रहेगा और जो भी ग्लोबल रूल्स बनेंगे उनमें आपका एक से रहेगा, ठीक है। चाहे वो डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल ट्रेड हो, नॉन प्रोलिफरेशन हो, न्यू दिल्ली कैन इल अफोर्ड टू लेट समवन एल्स मेक द रूल्स एंड अबाइड बाय देम। तो इन सभी जगह हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं कि हमारे लिए बाकी लोग रूल बनाए, हम उनको ब्लाइंडली हमको फॉलो करना पड़े या प्रेशर में हमको उनको फॉलो करना पड़े, तो कहीं ना कहीं हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, ये ऑथर बताना चाहता है। इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टेट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड डोमेस्टिक ग्रोथ इज एन अनअवॉइडेबल वन। तो दोनों के बीच में ही एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, ऑथर ये कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ केस फॉर ए न्यू प्रोनाउन फॉर एआई। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बेसिकली ये समझ लीजिए कि ऑथर ये कहना चाहता है कि एआई के फील्ड में काफी जो है डेवलपमेंट देखने को मिला है और काफी प्रचलन में जो एआई है वो आ चुका है। आपने इसके एग्जांपल्स भी देखे होंगे, जैसे चैट जीपीटी है और गूगल के भी और हैं, ठीक है। तो उन सब से कहीं ना कहीं एआई जो है वो एक प्रचलन में जरूर आया, लेकिन एआई को ऑथर कह रहा है कि हमें प्रोनाउन देने की जरूरत है ताकि उसका एंथ्रोपोमोर्फाइज ना हो सके। एंथ्रोपोमोर्फाइज का मतलब होता है किसी को एक ह्यूमन बीइंग की तरह से ट्रीट करने लगना, ठीक है ना, उसको ह्यूमन शेप दे देना, ठीक। एआई को एक जेंडर देने की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि अभी कुछ लोग अभी क्लियर नहीं है कि आप उसको कौन सा जेंडर अलॉट करेंगे। इसी तरह से उसको अलग से मतलब उसको एक यूनिक प्रोनाउंस देने की, उसके लिए अलग से ही प्रोनाउंस बनाने की जरूरत भी है। बिसाइड्स एआई रिक्वायर्स प्रोनाउंस टू एस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस से अलग उसकी एक आइडेंटिटी बन सके और डिफरेंशिएट किया जा सके एआई और ह्यूमंस के बीच में, इसलिए उनको जो भी एआई सिस्टम्स है या एआई है उसको एक प्रोनाउंस देने की जरूरत है, ठीक है। Author has also said we should invent an entirely different set of pronouns for AI। वही बात की है। Arguably, even if we were to lose an emotional connection with AI, we would build a trusted and transparent online environment। अगर हमें एक trusted
ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं जो इमोशनल कनेक्शन है एआई के साथ उसको हमें हटाना पड़ेगा, तब जाके जो है एक ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनेगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था, इसमें ज़्यादा नहीं था। पॉलिटिक्स ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी दिनों से चर्चा में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सेकंड पार्ट में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो इतना इस आर्टिकल में ज़्यादा है नहीं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थोड़ा सा आर्टिकल है ये, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट इज इन तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट नियर कैपिटल है फ्लरिश्ड। ऑथर ने यहाँ पे जो है जो तेलंगाना अभी रिसेंटली स्टेट आप देखेंगे तो ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें जब आप देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कैपिटल के पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डेवलपमेंट देखने को ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू जो पेरीफेरी में डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो कैपिटल सिटी से दूर हैं। और बेसिकल यहाँ पे जो ऑथर ने है वो 8 सोशियोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जो है एनालिसिस की है, जिससे ये देखने को मिलता है कि देयर इज अ डीप डिवाइड इन डेवलपमेंट बिटवीन कोर डिस्ट्रिक्ट्स एंड पेरिफेरी एरियाज। वही जो मैंने बताया कि जो कैपिटल के पास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू उनके जो भी डाटा है, ये पैरामीटर्स इन्होंने इंडिकेटर्स लिए उनमें काफी अच्छा है, ग्रोथ है। लेकिन जो बाकी के पेरिफेरल या दूर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो है ऐसी कुछ ग्रोथ या ऐसी कुछ इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती है। तो इन्होंने पॉवर्टी है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है ना, वुमेन्स का शेयर है, पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, फैक्ट्रीज में जो लेबर है उसका शेयर है, जो एमएसएमईज में लेबर का शेयर है वो है, पर कैपिटा इनकम जो है, इन सबको जो है कंपेयर किया है। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन ईडीज पावर टू अरेस्ट एंड सीक कस्टडी। तो ईडी की क्या पावर है कस्टडी लेने की या अरेस्ट करने की, उसके ऊपर ये आर्टिकल है बेसिकली, क्योंकि जो कोर्ट है उसने जो है ईडी को क्या डेजिग्नेट किया था, द कोर्ट हैज डेजिग्नेटेड ईडी ऑफिशियल्स टू नॉट टू बी पुलिस ऑफिसर्स। बट ये जिस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस बोला था वो ये था क्योंकि द स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस इन एनी क्रिमिनल केस वुड नॉट बी एडमिसिबल एविडेंस बिफोर द ट्रायल कोर्ट। लेकिन जो स्टेटमेंट्स ईडी को दिए जाते हैं वो सारे के सारे एडमिसिबल एज एविडेंस होते हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने यह भी कहा है, हाउएवर दिस ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी स्ट्रेच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ डिनाइंग द ईडी एन अपॉर्चुनिटी टू सब्जेक्ट द एक्यूज्ड ऑफ कस्टोडियल इंटरोगेशन फॉर अनअर्थिंग क्रूशियल फैक्ट्स रिलेटेड टू द एलीड क्राइम, द जज एडेड। तो जज ने जो अभी, क्योंकि जो 3 बेंच जज थी उसमें जो 2 जज थे उनका जो डिसीजन था वो यूनानिमस नहीं था, उन दोनों के अलग अलग डिसीजन थे, इसलिए थर्ड जज जो थे उन्होंने फिर डिसीजन दिया है, उसमें उन्होंने अपनी ओपिनियन दिया और उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी ऐड किया है कि सिर्फ क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि जो ईडी ऑफिशियल्स हैं वो दीज आर नॉट पुलिस ऑफिसर, तो इससे सिर्फ आप उनको अलग इस व्यू से आप उनको अलग नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, उनको जो अपॉर्चुनिटी है जो एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो इन्वेस्टिगेशन करने की और इंटेरोगेशन की जो पावर है या अपॉर्चुनिटी है वो भी कहीं ना कहीं छिन जाएगी, चली जाती है। ठीक है ना। दूसरी बात इसमें जो है और केस जो है उसकी भी बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन वाई बालाजी वर्सेस कार्तिक देसाई केस में जो है इन्होंने बात किया, जहां पे स्टेटिंग दैट व्हेन द एक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट अराइव्ड एट ए कॉम्प्रोमाइज दे आल्सो कॉम्प्रोमाइज ऑन जस्टिस, फेयर प्ले, गुड कॉन्शियंस एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। तो अगर मान लीजिए 2 पार्टीज के बीच में डिसीजन हो गया, यानी कि वो एक उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो इससे जो क्रिमिनल एक्ट है वो खत्म नहीं हो जाता है। क्रिमिनल एक्ट का या क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो कहीं ना कहीं तब भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर तो क्रिमिनलाइजेशन को एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और सब चाहेंगे कि आउट ऑफ कोर्ट ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, सोसाइटी के लिए एक तरह से मतलब खतरा बना रहेगा। जो अरेस्ट और कोर्ट जो कस्टडी है उसके लिए कोर्ट ने रीजन भी दिया है। कोर्ट रीजन दैट इन अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग व्हिच इन्वॉल्व्स मेनी स्टेज ऑफ प्लेसमेंट एंड लेयरिंग ऑफ फंड्स अ सिस्टमैटिक एंड एनालाइज्ड इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड व्हिच वुड बी फ्रस्ट्रेटेड इफ प्री अरेस्ट बेल इज ग्रांटेड। और ये बेसिकली जो पी चिदम्बरम वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट 2019 का केस था, उसमें कोर्ट की रूलिंग थी कि अगर आप प्री अरेस्ट बेल दे दोगे तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है
वो फ्रस्ट्रेट होगा, और जो क्योंकि उसमें कई लेयर्स होते हैं तो किसी से भी छेड़छाड़ करी जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है। It is not the function of the court to monitor the investigation process so long as the investigation does not violate any provision of law। अगर जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी लॉ के प्रोविजन को वायलेट नहीं कर रहा है तो मतलब वो ठीक है। इट मस्ट बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू डिसाइड द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करने का जो डिस्क्रिप्शन है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास है। हाँ, वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन जो है वो एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ होना चाहिए, और अगर वो जब तक प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है तो उसको आप जो है गलत नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। विल जेनेरिक सप्लाई ऑफ बेटाक्यूलिन बी एक्सेसिबल। तो गुड न्यूज ये है कि 18 जुलाई को जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन के नाम पे जो एक पेटेंट था बेटाक्यूलिन के लिए, वो जो है वो खत्म हो गया, जो प्राइमरीज का जो पेटेंट था। और बेटाक्यूलिन आपको बता दें कि जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसमें ये यूज होती है। और तो अब क्या होगा, अब जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट है वो इसको जो है वो जेनरिक रूप में भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बर्डन है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का वो कहीं ना कहीं कम होगा, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रीटमेंट को उन लोगों तक भी इसकी पहुंच जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया ने जो है रिजेक्ट कर दिया था यूएस कॉर्पोरेशन जॉनसन एंड जॉनसन का जो सेकेंडरी पेटेंट का एप्लीकेशन था उसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। मतलब अब इंडिया जो है वो इसका जेनरिक वर्जन निकाल सकती है। ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर ऑथर ने थोड़ा सा डाटा भी दिया है। पहली बात तो है कि डब्ल्यूएचओ ने इसको जो है डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज घोषित किया था बिफोर कोविड-19 स्वेप्ट द वर्ल्ड। और हर साल जो है लगभग 500,000 पीपल डेवलप ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एंड नियरली 10.4 मिलियन पीपल डेवलप ड्रग सेंसिटिव टीबी। तो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज लेटेंट टीबी, ए वर्जन ऑफ द डिजीज दैट कैन टर्न एक्टिव एज इम्यूनिटी फॉल। जैसे ही किसी की इम्यूनिटी गिरती है तो उसको टीबी जो है डेवलप हो जाता है, इसको बोलते हैं लेटेंट टीबी। तो डाटा काफी हैवी है, तो इसीलिए इसको बोला है वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। और चिंता की बात यह है कि जो वर्ल्ड में नियरली 2.8 मिलियन पेशेंट्स है, मोस्ट इन द वर्ल्ड लिव इन इंडिया, मेकिंग इट अ नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। जो सबसे ज्यादा ड्रग टीबी के पेशेंट्स हैं वर्ल्ड में वो इंडिया में ही पाए जाते हैं, तो इसलिए चिंता की भी बात है। ठीक है, यही था कि अब हम जेनरिक भी बना सकते हैं। So this is it. Let's move to our second part, that is vocabulary. The first word is autarky. और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से पढ़ लेंगे। हम यहाँ पे जस्ट इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपके सामने पीपीटी, आप इसमें से देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में ही बताऊंगा ताकि टाइम कंस्ट्रेंट भी हमारे पास रहता है। autarky का मतलब होता है एक टाइप ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, और वो भी किसमें, इकोनॉमिक में। मतलब हम कह सकते हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता के रूप में इसको समझ सकते हैं। एंथ्रोपोमोर्फाइज, ये मैंने तब भी बताया था जब आर्टिकल डिस्कस किया था कि किसी को एट्रीब्यूट कर देते हैं हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, और बिहेवियर। ठीक है, मतलब उसको मानव रूपी बना देना किसी चीज को। ठीक है। बिलीगर्ड का मतलब होता है इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब परेशान या संकटग्रस्त इसको बोल सकते हैं। वैनिटी का मतलब होता है कि एक तरह से कंसीट, घमंडी, या सेल्फ प्राइड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। और ह्यूब्रिस का भी सेम मीनिंग होता है, एक्सेजरेटेड प्राइड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वही कि अभिमान। ठीक है। स्क्वेंडर का मतलब होता है एक तरह से बर्बाद करना, मनी, टाइम, एटसेट्रा। ठीक है। एक्सक्रूएटिंग का मतलब होता है वेदना या फिर दर्दनाक को हम बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग। रेजिमन का मतलब होता है एक टाइप ऑफ डाइट प्लान बोल सकते हैं आप, या एक सिस्टमेटिक प्लान हो सकता है, मेनली थेरेपी में या मेडिकेशन में या किसी डाइट के लिए जो है अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बेसिकली ये यूज होता है। सोम्ब्रे का मतलब होता है डार्क इन कलर, डल या सैड एंड सीरियस, मतलब कि आप बोल सकते हैं धुंधला, या कोई होता है ना खिन्न, बहुत सैड सैड सा, उसको बोलते हैं हम सोम्ब्रे। ओगर का मतलब होता है कि फ्यूचर के आउटकम्स को बताना कि गुड होगी या बैड होगी, उसको प्रेडिक्ट करने को ओगर बोलते हैं। अनफेटोमेबल का मतलब होता है कि जिसको पूरी तरह से समझा नहीं गया है, जिसको जो है पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो इसको हम अगाध या अथाह बोल सकते हैं। ठीक है ना। कैंटेंकरस मीन्स होता है बैड टेम्पर्स, और जो हर टाइम कंप्लेंट करता रहता है ना, कभी किसी बात पे कभी चिड़चिड़ा, बेसिकली आप बोल सकते हैं इसको। एलान का मतलब होता है विगरस स्पिरिट ऑफ एंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा उत्साह या वेग को हम बोलते हैं एलान।
आगे बढ़ते हैं। तो ईडीएम फ्रेज एक दो आए हुए थे, उनको देख लेते हैं। टू स्टैम्प द रोड का मतलब होता है टू टेक एक्शन अगेंस्ट समथिंग बैड बिफोर इट स्प्रेड्स एंड बिकम वर्स। किसी चीज के वर्स होने से पहले उसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है उसको हम बोलते हैं टू स्टैम्प द रोड। ऐसे ही म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, इसका मतलब होता है मेकिंग नेसेसरी चेंजेस विदाउट ऑल्टरिंग द एसेंस। तो उसका बेसिक जो एसेंस है उसको ना चेंज करते, उसमें कोई नेसेसरी चेंज अगर हम किसी चीज में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। वर्ड ऑफ द डे जो आज द हिंदू में आया था दैट इज मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब एक तो होता है कि जो मरकरी की वजह से होता है, मरकरी आपको पता होगा जो मेटल होता है उसकी वजह से होता है। दूसरा लायबल टू सडन अनप्रेडिक्टेबल चेंज को भी हम मर्क्यूरियल बोल सकते हैं। सिनोनिम्स इसके होते हैं फिकल, क्विकसिल्वर, एरेटिक, अनस्टेबल या इनकंसिस्टेंट। तो एंटोनिम जाहिर सी बात है इसके अपोजिट हो जाएंगे। कांस्टेंट बोल सकते हैं, अनचेंजेबल बोल सकते हैं, स्टेडी बोल सकते हैं या परसिस्टेंट हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक आर्टिकल जरूर आया था, मैंने कहा था कि हम उसको बाद में बताएंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है that all sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to a national civil code which shall be applicable to all uniformly। दूसरा यूसीसी कवर क्या करता है, तो ऐसे एरियाज को कवर करता है जैसे मैरिज है, डाइवोर्स है, मेंटेनेंस है, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सब एरियाज को जो है यूसीसी कवर कर सकता है। ये सब कॉमन हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली हो जाएंगे सबके लिए। आर्टिकल 44 में आता है अंडर पार्ट 4 ऑफ डीपीएसपी which state that the state shall endeavor to secure the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। क्योंकि DPSPs are non justiciable तो इसलिए यूसीसी भी नॉन जस्टिसिएबल ही है। और क्लासिफिकेशन अगर देखें तो जो हमारे डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है, और सोशलिस्टिक। तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में आता है। और अगर कभी स्टेटमेंट में ये पूछे कि क्या कोई स्टेट ऐसा है इंडिया का जिसमें यूसीसी है, तो हाँ, गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया हैविंग यूसीसी। और ये किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फैमिली लॉ है, यानी कि वहां पे जो फैमिली लॉ है वो सभी के लिए एक जैसा है। तो दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो इन स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ लेते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज इन मुंबई, महाराष्ट्र, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद द task of enforcing the provisions of the two special fiscal laws, the FEMA 1999 and the PMLA Act 2022। Third statement है enforcement directorate is administered by Internal Security Department of MHA, Ministry of Home Affairs। Last statement है ED is a law enforcement agency of the government of India that is responsible for enforcing economic laws and fighting economic crimes। तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। Only 2 and 3 are true, all the 4 statements are false, none of the statements is false, only 2 and 4 are true। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हम अपने अगले दिन के डिस्कशन में इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स आर करेक्टली मैच्ड। तो कुछ कंट्रीज और उनके कैपिटल दिए और आपसे इसमें पूछा कौन कौन से जो है वो, सॉरी, ये सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ये है आपका सेलेक्ट द करेक्ट पेयर्स। इसको पीडीएफ में करेक्ट कर देंगे हम। तो ये आपके मॉडर्न पैटर्न पे ही बनाया गया है जो आजकल यूपीएससी का ट्रेंड चल गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है थाईलैंड, बैंकॉक, म्यांमार, नेपिटो, यूक्रेन, खार्किव, और तुर्की। ये आपको पता होना चाहिए कि टर्की का नाम बदल के तुर्की हो गया, तुर्की है इस्तांबुल। तो इसमें ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 3 पेयर्स या ऑल द 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में डालिए। होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए तो आप हमारे एफर्ट को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह का डिस्कशन आपके लिए ला सकें। तो थैंक यू।